हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हम लोगों ने देखा था, यह हम लोगों का दूसरा नंबर का अनुप्रयोग है। ठीक है, एम्पियर के परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग है तो हम लोग का दूसरा अनुप्रयोग का नाम क्या है? लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का परिनालिका लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि परिनालिका होता क्या है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए परिनालिका हम लोग का क्या होता है। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। ठीक है, बेलनाकार है ना, कुंडलिनी होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एम्बेस्टास आदि पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार के बहुत से फेरे पास पास लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, हम लोगों की जो परिनालिका होती है एक बेलनाकार होती है जिसमें तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, तो तांबे का तार लपेटा हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका। एक बार इसका डेफिनेशन और देखिएगा। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एम्बेस्टास आदि पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार के बहुत से फेरे पास पास लपेट कर बनाई जाती है। तो ये हम लोग का क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। अब इसके बाद जो हम लोग का लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, जो एम्पियर का दूसरा अनुप्रयोग है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग की जो एम्पियर के परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग है लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। एक बेलन बना हुआ है, बेलन में ऐसे एक तरफ कटा हुआ रहता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का एक बेलन बना हुआ है, इसमें एस और एन ध्रुव है ना, एस एन ध्रुव है, इसको एन नाम दिया गया है, इसको एस नाम दिया गया है, इसको एन नाम दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों का जो ए बी और सी डी एक परिनालिका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माने हैं, माना कि ए बी सी डी एक परिनालिका है, ए बी सी और डी, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल एन तथा इसमें बहने वाली धारा क्या है? आई है। इसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी डी और ए, इसी की परिनालिका हम लोग को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको एक बार समझिएगा कि हम लोग का जो बेलन के अंदर भाग है ए बी, इसी के मान रहेगा, और बेलन के बाहर जितने भी हैं बी से सी इसका मान 0 होगा, फिर ए से डी इसका मान भी 0 होगा, सी और डी बेलन से पूरा ही बाहर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और डी से सी की दूरी क्या है? x है, और इसमें भी ए से बी की दूरी x है। इतना याद रखिएगा कि बेलन के अंदरी भाग में जो है अंदर में उसी का वैल्यू रहेगा, और बेलन के बाहर में जितने भी मान है जैसे ए बी इसी का मान रहेगा, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद देखिए, माना कि ए बी सी डी एक परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n तथा इसमें बहने वाली धारा I है। इसको हम लोग मान के चलते हैं। अब देखिए परिनालिका के अंदर जो अभी मैं आप लोगों को बोली कि अंदर वाले का मान रहेगा, बाहर वाले का मान 0 होगा। ठीक है, अंदर वाले का मान रहेगा, बाहर वाले के मान 0 होगा। तो देखिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B एक समान तथा बाहर लगभग 0 होता है। देखिए अंदर क्या है? एक समान, लेकिन बाहर जो परिनालिका आप लोगों का ये बना हुआ है इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0, और अंदर एक समान। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B एक समान तथा बाहर लगभग 0 होता है। हमें परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है? हमें परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। बंद आयत ए बी सी डी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। देखिए बंद आयत बना हुआ है, ए बी सी डी आयत के रूप में बना हुआ है ना। परिनालिका के अंदर मतलब परिनालिका में हम लोगों का बना हुआ है एक आयत ए बी सी डी। ठीक है,
बंद आयत ए बी सी डी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन को मैं कैसे व्यक्त करती हूँ? समाकलन इंटीग्रेशन का सिंबल डालती हूँ, बीच में छोटा सा गोला बनाती हूँ, वो मेरा क्या है? रेखीय समाकलन। फिर बी डी एल, ये कितने भागों में बटेगा उसको देखिए। लिमिटेशन, पहला के लिए आप लोगों का लिमिटेशन होगा ए से बी, दूसरे के लिए लिमिटेशन बी से सी, तीसरे के लिए लिमिटेशन सी से डी, चौथा के लिए डी से ए। यहाँ पे देखिए जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन है उसी को यहाँ पे बांटा गया है। इसी को ए से बी, फिर बी डी एल रख दी, फिर प्लस बी से सी बी डी एल, फिर सी से डी बी डी एल, ये सी है ना, फिर डी से ए और बी डी एल। इस प्रकार से मेरा जो बंद आयत ए बी सी डी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन हम लोग ज्ञात करेंगे। अब इसको मैं एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बारी बारी से इसका मान, इसका मान, इसका मान और इसका मान मैं निकालते जाऊंगी। बस इसमें इतना याद रखिएगा कि ए से बी लिमिटेशन का ही वैल्यू निकलेगा, बाकी बी से सी, सी से डी और डी से ए सबका वैल्यू 0 आएगा। तो हम लोग बारी बारी से इसको निकालते जाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। पहला ए से बी मैं निकाल रही हूँ बी डी एल, ये सदिश रूप में है तो बी का क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष में क्षैतिज दिशा में कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। तो हम लोग को पता है कि अंदर वैल्यू रहेगा। मैं बताइए आप लोगों को एक बार और स्ट्रक्चर को देखिए कि जो ए बी है उसी का मान रहेगा, बाकी सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसी के बेस पे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ए बी बी डी एल, तो बी डी एल, इसको बी डी एल फिर cos 0 अंश इसलिए लिखी हूँ क्योंकि ए बी का मान रहेगा, क्योंकि वो परिनालिका के अंदर में है, आयत का वाला भाग। तो जो मेरा cos 0 अंश, क्योंकि cos 90 अंश का मान 0 होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने 0 अंश लिया। बी डी एल और cos 0 अंश का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे मेरा बचा सिर्फ बी डी एल। अब दूसरा बी से सी बी डी एल करके, तो यहाँ पे बी डी एल ये भी हाफ है तो इसका मान ये बाहर ही है। देखिए जो मेरा B से C है वो बाहर है आधा परिनालिका से, तो ये 0 हो जाएगा। और C और D तो पूरा 0 क्योंकि ये बाहर है, डायरेक्टली हो जाएगा। D से A ये भी मेरा 0 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा टर्म B से C बी डी एल, तो यहाँ पे cos 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान 0, तो आर टोटल क्या हो जाएगा? 0। और C से D टर्म वाला मेरा खुद अपने आप ही वो 0 है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद चूंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 होता है, इसलिए D से A वाला मैं निकाली। जो समीकरण पहला में हम लोगों ने लिया है ना, ये इसको बारी बारी से निकाल रहे हैं, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको करके, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ गया D से A बी डी एल, इसका मान भी 0। अब देखिए ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान सबको मैं समीकरण नंबर 1 में रखती हूँ। तो समीकरण 1 क्या है मेरा? रेखीय समाकलन करके इसको रेखीय समाकलन दीजिए बी डी एल, है ना। उसके बाद क्या है? पहला वाला का वैल्यू मेरा आया है, देखिए ये बी डी एल, तो इसको लाके मैं यहाँ पे रख दी। बाकी सब 0 बोली थी तो सबका मान क्या आ गया मेरा? 0। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे बस मेरा बी डी एल ही बचेगा, बी का बी, और यहाँ पे डी एल की जगह मैं एक्स इसलिए रखी क्योंकि देखिए अल्पांश हम लोग का यहीं पे उपस्थित है, एक्स है ना, ये एक्स दिया हुआ है तो अल्पांश इसी में उपस्थित है। तो एक्स जैसे वृत्त रहा था तो 2 पाई आर रखती थी, तो यहाँ पे एक्स क्या है हम लोग का? लंबाई, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? एक्स। तो आगे देखिए इस प्रकार से आया बी डी एल इक्वल टू बी एक्स। इसको मैं समीकरण नंबर दूसरा मान के छोड़ देती हूँ। अब देखिए आयताकार पक्ष ए बी सी डी में फेरों की संख्या nx होगी, क्योंकि प्रत्येक फेरे में धारा I प्रवाहित हो रही है, जो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताई थी। इसमें देखिए फेरों की संख्या को हम लोग स्मॉल n माने हैं और इसमें x है तो n x करके होगा, ठीक है। तब इसका देखिए ये हो गया nx। अब आयताकार पथ ABCD पर ABCD द्वारा घिरी हुई कुल धारा, तो I इक्वल टू क्या निकलेगा? nx, और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। फिर देखिए तब एम्पियर के परिपथी नियम से, क्योंकि हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग निकाल रहे हैं तो उसका तो नियम हम लोग लगाएंगे ही। एम्पियर के परिपथी नियम से BDL
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, जो हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो उसको मैं रख दी, एम्पियर का परिपथी नियम BDL इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट है, फिर ये ज्यों का त्यों म्यू नॉट, और आई का वैल्यू मैं अभी निकाली हूँ NX आई, तो यहाँ पे मैं रख दी NX आई, डन। ये समीकरण नंबर मेरा तीसरा हो गया। अब देखिए समीकरण दूसरा का जो मेरा लेफ्ट साइड है और समीकरण तीसरा का लेफ्ट साइड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो समीकरण 2 और 3 का जो राइट साइड है वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो ये BX यहाँ से लाई में BX इक्वल टू म्यू नॉट NX आई। अब यहाँ पे देखिए B का B, इधर का ये वाला X और ये वाला X, ये दोनों X आपस में कट जाएंगे, इधर से ये और इधर से ये दोनों X कट गए, तो B बचा ये मेरा म्यू नॉट N आई करके। ठीक है, तो हम लोग को जो धारावाही परिनालिका के लिए हम लोग क्या निकाल रहे थे, लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोग को निकालना था, उसका सॉल्यूशन यही है, B इक्वल टू म्यू नॉट N आई, जहाँ पे B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, म्यू नॉट माध्यम है और N फेरों की संख्या है, आई जो हम लोग की बेलन मतलब परिनालिका बना हुआ है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। आई होप आप लोगों को एम्पियर के परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।